हेलो स्टूडेंट्स, क्या क्लास 10 का हिंदी सिलेबस आपको परेशान कर रहा है? अब फिक्र मत करिए, क्योंकि आप आ चुके हैं शिक्षा जंक्शन पर। यहाँ हम हिंदी को मुश्किल नहीं, मजेदार बनाते हैं। चाहे वो कहानियों की गहराई हो या कविताओं का भावार्थ, आपको मिलेगा सब कुछ एकदम सरल भाषा में। साथ ही एग्जाम में टॉप करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट्स भी। हिंदी को बनाइए अपनी ताकत। अभी सब्सक्राइब करें और चलिए अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करें। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, एक जरूरी सूचना। अगर आप ये वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और नोट्स का लिंक नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल शिक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी लेसन के आखिर में आपको उस लेसन से संबंधित प्रैक्टिस और नोटिस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10 हिंदी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उनके सामने एक सवाल जरूर आता है, ये सिलेबस आखिर है क्या? देखकर अक्सर सिर चकरा जाता है ना। तो चलिए आज इसी उलझन को दूर करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम 2025-26 के हिंदी सिलेबस को पूरी तरह से, मतलब एकदम बारीकी से समझेंगे और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे 100 में 100 लाने का रास्ता साफ हो जाए। तो सबसे पहले ना बड़ी पिक्चर को समझते हैं। ये जो 100 नंबर हैं, ये दरअसल 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। 70 नंबर तो हैं फाइनल रिटन एग्जाम के, और बाकी के 30 नंबर मिलेंगे स्कूल की तरफ से, जिन्हें हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 100 अंकों का पूरा हिसाब किताब, फिर खंड अ के वो 20 ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से आएंगे, उसके बाद खंड ब के 50 नंबर पक्के करने का तरीका, स्कूल से मिलने वाले 30 नंबर कैसे मिलेंगे ये भी समझेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर पढ़ना क्या है, मतलब पूरा का पूरा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं खंड अ से। ये जो 20 नंबर है ना, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब MCQ वाले सवाल। और सच कहूं तो ये स्कोर करने के लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ जवाब सही तो नंबर पूरे, कोई आधा पौना नंबर कटने का चांस ही नहीं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये 20 नंबर आएंगे कहाँ से? तो देखिए, इसका हिसाब बिल्कुल साफ है। 5 नंबर हिंदी गद्य के विकास से और 5 नंबर हिंदी पद्य के विकास से, मतलब 10 नंबर तो सीधे सीधे लिटरेचर की हिस्ट्री से हो गए। फिर 3 नंबर काव्य सौंदर्य के तत्वों से और 3 नंबर हिंदी व्याकरण से। बाकी जो बचे खुचे 4 नंबर हैं, वो संस्कृत व्याकरण, वाक्य का स्वरूप, वाच्य और पद परिचय से एक एक करके आते हैं। तो मतलब एकदम साफ है। अगर ये ऑब्जेक्टिव वाले नंबर जेब में डालने हैं तो व्याकरण के इन टॉपिक्स को घोल कर पीना पड़ेगा। उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, इनसे सीधे सीधे सवाल बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब आते हैं पेपर के सबसे बड़े हिस्से पर, खंड ब, पूरे 50 नंबर का सेक्शन। असली खेल तो यही है। यहाँ लिखने की कला और सब्जेक्ट की गहरी समझ दोनों का इम्तिहान होगा। अब जरा इन 50 नंबरों का ब्रेकडाउन देखिए। गद्यांश और पद्यांश से 6-6 यानी 12 नंबर, संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश के अनुवाद से 5-5 यानी 10 नंबर। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज क्या है? वो है लेखक और कवि के जीवन परिचय, जिन पर सीधे 10 नंबर हैं, और निबंध, जिस पर अकेले 7 नंबर है। सच में ये दोनों टॉपिक पूरे स्कोर के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और ये जो 7 नंबर है ना, ये इतने खास क्यों हैं? क्योंकि निबंध इस पूरे सेक्शन का नहीं, बल्कि पूरे पेपर का अकेला सबसे ज्यादा वेटेज वाला सवाल है। एक अच्छा दमदार निबंध टोटल स्कोर को कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अच्छा, अब बात करते हैं उन 30 नंबरों की जो बोर्ड एग्जाम के प्रेशर से बिल्कुल अलग स्कूल से मिलने वाले हैं। ये नंबर सिर्फ फाइनल एग्जाम के नहीं है, बल्कि ये तो पूरे साल की मेहनत का फल है। तो देखते हैं कि ये 30 नंबर मिलते कैसे हैं। तो ये पूरा मामला 3 हिस्सों में बटा है। पहला, अगस्त में होगा एक ओरल एग्जाम जो 10 नंबर का होगा। दूसरा, दिसंबर में होगा क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट, वो भी 10 नंबर का। और तीसरा, पूरे साल में जो 4 मंथली टेस्ट होंगे, उन सबको मिलाकर 10 नंबर मिलेंगे। अब ये जो 4 मंथली टेस्ट हैं, इनका पैटर्न भी समझ लीजिए। मई और नवंबर वाले टेस्ट होंगे MCQ बेस्ड, और जुलाई और दिसंबर वाले टेस्ट होंगे डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले। इन चारों टेस्ट की परफॉर्मेंस को मिलाकर ही वो फाइनल 10 नंबर तय होंगे। तो ठीक है, नंबरों का सारा गणित तो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि भाई इन सब नंबरों के लिए पढ़ना क्या है। तो चलिए एक नज़र सिलेबस की किताबों पर भी डाल लेते हैं। गद्य की बात करें तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्रता जैसे शानदार चैप्टर हैं।
जयशंकर प्रसाद की ममता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भारतीय संस्कृति। ये सिर्फ चैप्टर्स नहीं है, बल्कि इन महान लेखकों के विचारों को और उनके लिखने के अंदाज को समझने का एक मौका है। और जब हम काव्य की दुनिया में आते हैं तो वहाँ सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी जैसे दिग्गजों की रचनाएं पढ़ने को मिलेंगी। और सिर्फ भक्ति और नीति ही नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं से देशभक्ति का जोश भी महसूस करने को मिलेगा। अब आते हैं सिलेबस के उस हिस्से पर जो अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। जी हाँ, खंड काव्य। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह हर जिले के लिए अलग अलग होता है। तो एक सवाल जो सभी स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये कि हमारे जिले के लिए कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दिख रहे हैं, जैसे मुक्तिदूत आगरा, बस्ती, बाराबंकी जैसे जिलों में चलता है, वहीं ज्योति जवाहर कानपुर, प्रतापगढ़ में। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, ये सिर्फ एक सैंपल है। सबसे ज़रूरी काम ये है कि स्कूल से कंफर्म किया जाए कि अपने ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य फाइनल है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस पूरी चर्चा का सार निकाल लेते हैं। 5 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, एग्जाम का फॉर्मूला है 70+30। दूसरी, खंड अ के 20 ऑब्जेक्टिव नंबर स्कोरिंग के लिए सबसे आसान है। तीसरी, खंड ब में निबंध सबसे बड़ा तुरूप का इक्का है। चौथी, इंटरनल 30 नंबरों के लिए पूरे साल चौकन्ना रहना है। और 5वीं और सबसे जरूरी, अपना खंड काव्य स्कूल से डबल चेक कर लेना है। तो एक बात साफ है, ये सिलेबस कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये तो 100 नंबर तक पहुंचने का एक साफ सुथरा रोड मैप है। जब ये पता हो कि क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने नंबर आएंगे, तो तैयारी अपने आप आसान हो जाती है। बस एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है और फिर देखिए, एक बेहतरीन स्कोर लाना बिल्कुल मुमकिन है। कभी सोचा है कि एक सच्चा दोस्त असल में होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसका जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने एक बहुत ही मशहूर निबंध मित्रता में बड़ी खूबसूरती से दिया है। और कमाल की बात यह है कि दोस्ती पर उनकी सलाह आज भी उतनी ही सच्ची और काम की है। तो चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान के खजाने में क्या छिपा है। आचार्य शुक्ल अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत दमदार मिसाल से करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग ना कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसे हैं। मतलब कोई भी आकर हमें जैसा चाहे वैसा बना सकता है, चाहे राक्षस बना दे या देवता। और बस समझिए कि यहीं से असल जिंदगी की परीक्षा शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी सबसे बड़ी चुनौती की। मतलब जब हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव अभी बन ही रहा होता है और हम किसी से भी बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ऐसे में अपनी सोशल लाइफ को कैसे संभाला जाए, सही रास्ते पर कैसे चला जाए। तो ये जो कच्ची मिट्टी वाली हालत है, इसका असल में मतलब क्या है? मतलब ये कि उस उम्र में ना हमारे अंदर अक्सर सही और गलत को परखने की वो समझ नहीं होती। मन बहुत कच्चा होता है, फीलिंग्स मैच्योर नहीं होती और हम पर किसी भी बात का असर बहुत जल्दी हो जाता है। और यहीं पर जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसका सामना हर नौजवान को करना पड़ता है। ये एक 2 राहें जैसा है। आप समझिए, एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है और दूसरा ऊपर की तरफ। और हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी संगति कैसी है। अब देखिए, शुक्ल जी ने बुरी और अच्छी संगति के फर्क को कितने कमाल के उदाहरणों से समझाया है। वो कहते हैं कि बुरी संगति यानी कुसंग एक तेज बुखार की तरह है, जो हमारी नैतिकता, हमारी बुद्धि सब कुछ खत्म कर देती है। ये पैरों में बंधी उस चक्की की तरह है जो हमें लगातार नीचे और नीचे खींचती जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अच्छी संगति एक तवा की तरह काम करती है, एक मजबूत हाथ की तरह जो हमें सहारा देकर हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल का हल क्या है, सही रास्ता कैसे चुनें? शुक्ल जी के मुताबिक इसका जवाब एक ही है, एक विश्वास पात्र मित्र ढूंढना, एक ऐसा दोस्त जिस पर भरोसा किया जा सके। और इस बात की अहमियत को जरा समझिए। शुक्ल जी कहते हैं कि जिसे ऐसा दोस्त मिल गया ना, उसे समझना चाहिए कि मानो कोई खजाना ही हाथ लग गया हो। ये जिंदगी की सबसे बड़ी दौलतों में से एक है। तो सवाल ये है कि एक भरोसेमंद दोस्त आखिर करता क्या है? देखिए, वो सिर्फ साथ में घूमने फिरने वाला कोई नहीं होता। वो तो हमारी जिंदगी में एक एक्टिव फोर्स होता है। वो हमें अच्छे कामों के लिए हिम्मत देता है, गलतियों से बचाता है, हमारे अंदर सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ाता है
और जब कभी हम हिम्मत हार जाते हैं तो हमें हौसला देता है। सीधी सी बात है, वो हमें एक बेहतर इंसान बनने में पूरी मदद करता है। और इस बात को समझाने के लिए शुक्ल जी 3 बहुत ही कमाल की मिसालें देते हैं। पहला, एक सच्चा दोस्त एक दवा की तरह है जो हमें बुराइयों की बीमारी से बचाता है। दूसरा, वो एक काबिल डॉक्टर की तरह है जिसे हमारी कमियों की पहचान होती है और वो उन्हें ठीक करने में मदद करता है। और तीसरा, वो एक अच्छी माँ की तरह है जिसके अंदर हमें प्यार से, धीरज के साथ गलत रास्ते से हटाने की ममता होती है। ये तीनों बातें मिलकर ही सच्ची दोस्ती को पूरा करती हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एक सच्चा दोस्त होता कैसा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसे दोस्त चुने कैसे। चलिए देखते हैं कि इस बारे में शुक्ल जी क्या प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। अक्सर हम दोस्ती करते वक्त क्या देखते हैं? कोई हंसमुख चेहरा, बात करने का बड़ा अच्छा तरीका, थोड़ी सी चतुराई या हिम्मत दिखाने का अंदाज। शुक्ल जी हमें इसी बात पर सावधान करते हैं कि ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। लोग अक्सर इन्हीं चीजों को देखकर किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बिना ये सोचे कि अंदर से वो इंसान कैसा है। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ एक चार्मिंग पर्सनालिटी ही काफी है? क्या ऐसा दोस्त जिंदगी की मुश्किलों में हमारा साथ दे पाएगा? जब हमें सही सलाह और सहारे की जरूरत होगी, तब क्या ये बातें काम आएंगी? जवाब शायद हम सब जानते हैं, नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शुक्ल जी कहते हैं कि दोस्ती के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा हो, बल्कि कई बार तो बिल्कुल अलग स्वभाव वाले लोगों में ही गहरी दोस्ती होती है। उदाहरण देखिए, शांत स्वभाव वाले राम और गुस्सैल लक्ष्मण, या फिर दानी कर्ण और लालची दुर्योधन। स्वभाव बिल्कुल अलग, लेकिन दोस्ती अटूट थी। और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत सीधी है। हम अक्सर उन लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं जिनमें वो खूबियां होती हैं जो हमारे अंदर नहीं हैं। जैसे एक चिंता में डूबा इंसान किसी खुशमिजाज का साथ चाहता है, एक कमजोर इंसान एक ताकतवर का, और एक शांत इंसान किसी जोशीले का। ये दोस्ती एक दूसरे को पूरा करने के बारे में है। और आखिर में ये सारी बातें हमें दोस्ती के असली मकसद तक ले आती हैं। हम दोस्त सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि कोई साथ रहे, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा कारण है। तो वो मकसद क्या है? शुक्ल जी के अनुसार दोस्ती का असली सबसे बड़ा मकसद है आत्मशिक्षा, यानी सेल्फ एजुकेशन। एक सच्चा दोस्त सिर्फ एक साथी नहीं है, वो एक जरिया है, एक माध्यम है जिससे हमारे खुद के विकास का, खुद को बेहतर बनाने का सफर आसान हो जाता है। हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आचार्य शुक्ल का ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना ज्ञान आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जो संगति है, क्या वो हमें एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जा रही है या फिर हमें नीचे खींच रही है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप इस लेसन के नोट्स और प्रैक्टिस को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस तरीके से इस लेसन में आपने क्या सीखा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोटिस को रिवाइज कर सकते हैं। आज बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी कहानी ममता की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा सवाल है। कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, और सबसे बड़ी बात, जब इतिहास लिखा जाता है तो उसमें किसका नाम दर्ज होता है और कौन गुमनाम रह जाता है। और कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। जरा सोचिए, ये उस दौर की, उस समाज की एक कड़वी, चुभने वाली सच्चाई थी, और इसी दुनिया में, इसी सच्चाई के बोझ तले जी रही है हमारी कहानी की नायिका ममता। तो चलिए उसके इस असाधारण सफर को और उसके चरित्र को परत दर परत समझते हैं। तो कौन है ये ममता? देखिए, वो रोहतास दुर्ग के मंत्री की इकलौती बेटी है। हर तरह का ऐशो आराम, हर सुख सुविधा, सब कुछ था उसके पास। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कम उम्र में ही विधवा हो गई। और अब वही महल, वही ठाट बाट, यहाँ तक कि खुद की जवानी भी उसे कांटों की तरह चुभ रही है। उसका आज दुख में डूबा है और कल का कोई भरोसा नहीं। और इसी अनिश्चितता के बीच आती है ममता की जिंदगी की पहली बड़ी परीक्षा। उसके पिता मंत्री चूड़ामणि बेटी के भविष्य को लेकर बहुत परेशान है, इतने परेशान कि वो दुश्मन से रिश्वत तक ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो सोने से भरी थाल है ना, ये ममता का भविष्य सुरक्षित कर देगी, उसे हर मुसीबत से बचा लेगी।
लेकिन ममता, वो उस सोने को देखकर क्या करती है? वो उसे ठुकरा देती है। और उसका जो जवाब है वो उसके सिद्धांतों की गहराई बताता है। उसका मानना था कि ईश्वर पर भरोसा और अपने धर्म के अनुसार मिली भिक्षा वो किसी भी बेईमानी के दौलत से कहीं बढ़कर है। यहीं से हमें उसके किरदार की असली ताकत का पता चलता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत, इतना सिद्धांतों पर चलने वाला किरदार आया कहाँ से? तो इसके लिए हमें कहानी से निकलकर कहानीकार यानी जयशंकर प्रसाद की जिंदगी में झांकना होगा, क्योंकि ममता के किरदार में जो दर्द है, जो नैतिक बल है, वो कहीं न कहीं प्रसाद जी के अपने जीवन के अनुभवों से ही निकला है। जयशंकर प्रसाद जी की जिंदगी आसान नहीं थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने माता पिता, भाई, यहाँ तक कि अपनी दोनों पत्नियों को भी खो दिया। परिवार पर भारी कर्ज आ गया। आप सोच सकते हैं इतनी त्रासदियों के बाद इंसान कैसा महसूस करेगा? यही दर्द, यही संघर्ष हमें उनकी कहानियों और कविताओं में देखने को मिलता है। इंसान का दुख और फिर उस दुख से उभरने की उसकी ताकत, यही उनकी लेखनी का केंद्र था। अच्छा, तो अब कहानी में एक लंबा लीप लेते हैं। कई दशक बीत चुके हैं। वो महलों में रहने वाली ममता अब एक बूढ़ी औरत है और एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती है। और फिर एक रात, एक तूफानी रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है दरवाजे पर? एक मुगल सैनिक, थका हुआ, हारा हुआ, चौसा की लड़ाई से अपनी जान बचाकर भागा है और अब रात गुजारने के लिए पनाह मांग रहा है। और विडंबना देखिए, ये उसी कौम का है, उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने उसके पिता को मारा था। अब ममता के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ उसका धर्म है, उसका कर्तव्य, अतिथि देवो भव। दरवाजे पर आया मेहमान भगवान समान है, उसे पनाह देनी ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ दिल में नफरत की आग है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पिता को मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब वो क्या करे? अपने धर्म का पालन करे या अपनी नफरत को चुने? वो सैनिक ममता की हिचकिचाहट को भाप जाता है और तब वो एक ऐसी बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहता है, मैं चला जाता हूं, तैमूर का वंशज किसी औरत से धोखा नहीं करेगा। ये बात, ये सम्मान की दुहाई ममता के दिल में उतर जाती है और वो अपनी नफरत को पीछे छोड़कर अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को चुनने का फैसला करती है। तो ठीक है, ममता उस सैनिक को रात भर के लिए अपनी झोपड़ी में पनाह दे देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब एक नया मोड़ लेने वाली है। उस एक रात की नेकी का नतीजा कुछ ऐसा निकलेगा जिसके बारे में ममता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब फिर से समय का पहिया घूमता है। इस बात को कई दशक बीत गए हैं। ममता अब 70 साल की हो चुकी है, कमजोर है। और वो सैनिक, वो मामूली सैनिक जिसे उसने पनाह दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि मुगल बादशाह हुमायूं था। ममता अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और तभी उसकी झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई देती है। कौन है ये लोग? ये बादशाह के भेजे हुए लोग हैं जो सालों पुराना एक वादा पूरा करने आए हैं। हुमायूं ने हुक्म दिया था कि जिस औरत ने मेरी जान बचाई थी उसके लिए एक आलीशान घर बनवाया जाए। एक आलीशान घर सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन यही वादा ममता के लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गया था। मरते मरते वो एक राज खोलती है। वो कहती है, मैं पूरी जिंदगी इसी डर में जीती रही कि किसी दिन ये लोग आएंगे और मेरा ये सिर छुपाने का ठिकाना, मेरी ये झोपड़ी भी मुझसे छीन लेंगे। सोचिए, एक नेकी का इनाम उसे जिंदगी भर का डर देकर गया। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि असल में विरासत होती क्या है? कौन सी चीज है जो पीछे रह जाती है? इतिहास, वो किसे अपनी किताबों में जगह देता है और किसे बस यूं ही भुला देता है? और इतिहास का ये खेल देखिए। वादा क्या था? ममता के लिए घर बनाने का। बना क्या? एक आलीशान अष्टकोण मंदिर। और इस सारी चमक दमक में, इस सारी शानो शौकत में वो एक नाम, ममता का नाम कहीं खो गया। वो औरत जिसकी एक रात की इंसानियत ने इस पूरी इमारत की नींव रखी, उसी का नामो निशान मिटा दिया गया। उस मंदिर पर जो पत्थर लगा, उस पर बादशाह हुमायूं की बड़ाई लिखी थी कि कैसे उन्होंने यहाँ एक रात आराम किया था। लेकिन उस औरत का एक जिक्र तक नहीं था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें पनाह दी थी। यही तो कहानी हमें दिखाती है। इतिहास हमेशा ताकतवर लोगों और उनकी इमारतों को याद रखता है, पर उन छोटे गुमनाम लोगों के बड़े कामों को भूल जाता है जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा रहती है। तो आखिर में ये सवाल,
ये सिर्फ जयशंकर प्रसाद के लिए नहीं है, ये उनकी कहानी ममता के जरिए हम सबके लिए है। ये सोचने के लिए कि असली विरासत क्या है, पत्थर की ऊंची इमारतें या फिर दया, कर्तव्य और इंसानियत की वो कहानियां जो किसी भी पत्थर से ज्यादा मजबूत होती हैं और हमेशा हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर आप इस लेसन के नोट्स और प्रैक्टिस को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस तरीके से इस लेसन में आपने क्या सीखा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोटिस को रिवाइज कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर लिखने वाले के सामने कभी न कभी जरूर आता है। आखिर लिखें तो क्या लिखें? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम सहारा लेंगे एक बहुत ही दिलचस्प क्लासिक हिंदी निबंध का। यही वो सवाल है, क्या लिखें? ये एक तरह से सबसे बड़ी मुश्किल है ना? सामने कोरा कागज होता है और दिमाग खाली। पर सोचिए, क्या इसका जवाब कोई बढ़िया सा टॉपिक ढूंढने में है या फिर कहीं और छिपा है? इस सवाल को समझने के लिए हम चलेंगे 20वीं सदी के शुरुआती दौर के एक लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के पास। उन्होंने अपने एक निबंध क्या लिखें में इसी सवाल की बहुत गहराई से पड़ताल की थी। दिलचस्प बात यह है कि बख्शी जी अपने निबंध की शुरुआत सीधे जवाब से नहीं करते हैं। वो एक अंग्रेजी निबंधकार A.G. गार्डनर का जिक्र करते हैं, जिनके पास क्रिएटिव दिमाग को लेकर एक बहुत ही कमाल की सोच थी। गार्डनर का मानना था कि अच्छा लेखन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि विषय क्या है, बल्कि इस बात पर करता है कि लिखते समय मन की स्थिति कैसी है। अब अपनी इस बात को समझाने के लिए गार्डनर ने एक बड़ा ही सरल लेकिन बहुत गहरा मेटाफर यानी रूपक इस्तेमाल किया। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। हमारे मन के जो भाव हैं, जो एहसास हैं, वही असली चीज है, वही है हैट। और जो विषय या टॉपिक हम चुनते हैं वो तो बस एक खूंटी है जिस पर इन भावों को टांग दिया जाता है। मतलब असली महत्व भाव का है, विषय का नहीं। अब बख्शी जी इसी आइडिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं और इसके लिए वो एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल करते हैं जो एक आम कहावत में छिपा है। ये कहावत हम सबने सुनी है, लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए ही नहीं बल्कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं उसे समझने की भी एक चाबी है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, जब ढोल बिल्कुल पास में बजता है तो उसकी आवाज बहुत तेज, बहुत कर्कश लगती है, कानों को चुभती है। लेकिन जब वही ढोल दूर बज रहा हो तो वो कर्कशता खत्म हो जाती है और सिर्फ एक मीठी सी धुन सुनाई देती है। और बस यही होता है, दूरी जो है वो असलियत की कठोर बातों को फिल्टर कर देती है और हमारा मन उस खाली जगह को खूबसूरत मीठी कल्पनाओं से भर देता है, जैसे कोई शादी का माहौल हो, खुशियां हो, जश्न हो। बख्शी जी इसी दूर के ढोल वाले सिद्धांत को पीढ़ियों के बीच जो एक टकराव होता है उस पर लागू करते हैं। तो देखिए, युवाओं के लिए उनका दूर का ढोल क्या है? भविष्य। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए उनका दूर का ढोल है अतीत। मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने आज से, अपने वर्तमान से नाखुश हैं, क्योंकि वर्तमान तो वो ढोल है जो कान के पास बज रहा है, कर्कश है, शोर भरा है। और असल में नजरियों का यही टकराव, पीढ़ियों की यही खींचतान ही समाज में प्रगति और बदलाव की असली वजह बनती है। इसीलिए वर्तमान हमेशा ही सुधारों का समय होता है। चलिए इस बात को इतिहास के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि सुधार का ये जो चक्र है ये कोई नई बात नहीं है। सच तो ये है कि इतिहास इसी इंजन पर चलता आया है। बख्शी जी याद दिलाते हैं कि हमारा इतिहास सुधारकों की एक लंबी कड़ी रहा है। बुद्ध से लेकर गांधी तक हर युग में सुधारक आए। बदलाव की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसे हम आज सुधार कहते हैं कल वही पुरानी बात हो जाती है। तो प्रगति का चक्र कुछ ऐसा है, जो चीज आज एक बहुत जरूरी सुधार लगती है वही आने वाले समय में एक कमी बन जाती है और फिर उस कमी को दूर करने के लिए एक नए सुधार की जरूरत पड़ती है। और यही चक्र है जो जीवन को हमेशा आगे बढ़ाता है, यानी प्रगतिशील बनाता है। बख्शी जी एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लेखक आज खुद को बहुत प्रगतिशील समझ रहे हैं और ऐसा साहित्य रच रहे हैं जो भविष्य की बात करता है, उनका काम भी एक दिन अतीत का स्मारक बन जाएगा और फिर एक नई पीढ़ी आएगी जो उसमें सुधार करेगी। तो घूम फिर कर हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ गए। इस सारी बातचीत के बाद इस सवाल का जवाब आखिर है क्या, कि क्या लिखना चाहिए? जवाब ये नहीं है कि किस विषय पर लिखें। जवाब ये है कि हम ये समझें कि हम लिखना क्यों चाहते हैं।
हमें ये पहचानना होगा कि हमारे लिए वो कौन सा दूर का ढोल है जिसकी आवाज़ हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है सोचने के लिए कि हमारे नज़रिए को, हमारी सोच को कौन सा दूर का ढोल एक शक्ल दे रहा है, एक सुनहरा अतीत या फिर उम्मीदों से भरा भविष्य। शायद कुछ भी लिखने या रचने से पहले इस धुन को पहचानना ही पहला कदम है। अगर आप इस लेसन के नोट्स और प्रैक्टिस को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस तरीके से इस लेसन में आपने क्या सीखा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोटिस को रिवाइज कर सकते हैं। आज हम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिखे एक बहुत ही गहरे निबंध भारतीय संस्कृति पर बात करेंगे। ये निबंध हमारी पहचान, हमारी जड़ों की पड़ताल करता है। तो चलिए इस सोच के सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर प्रसाद इस निबंध को शुरू ही एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। वो पूछते हैं कि ये जो भारत है, इतनी सारी विविधता, इतने सारे अलग अलग लोग, क्या ये सच में एक देश है या फिर बस कई देशों का एक झुंड है? और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरे निबंध की जड़ में है। भारत की विविधता को अगर महसूस करना हो तो बस इस एक बात पर गौर कीजिए। एक तरफ है असम, जहां साल में 300 इंच तक बारिश हो जाती है, सब कुछ हरा भरा, और दूसरी तरफ है जैसलमेर का रेगिस्तान, जहां साल भर में मुश्किल से 2 से 4 इंच बारिश होती है। ये दिखाता है कि हमारे देश में जमीन आसमान का फर्क है, भौगोलिक रूप से भी और जलवायु के हिसाब से भी। अब निबंध की गहराइयों में उतरने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लिखा किसने है, क्योंकि जो शख्सियत इसके पीछे हैं वो सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो सिर्फ एक महान विचारक ही नहीं थे, बल्कि हमारे भारत गणराज्य के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, और ये बात उनके लिखे हर शब्द को और भी ज्यादा वजन देती है। उनकी जिंदगी का सफर देखिए। बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हमारे संविधान को बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो चलिए अब वापस निबंध पर आते हैं। डॉक्टर प्रसाद उस हिस्से पर बात करते हैं जहां वो भारत की ऊपरी विभिन्नताओं का जिक्र करते हैं, वो चीजें जो किसी भी बाहर से आने वाले को पहली नजर में एकदम हैरान कर सकती हैं। डॉक्टर प्रसाद लिखते हैं कि यहाँ अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जिसके मानने वाले यहाँ न हो। खानपान, पहनावा, रीति रिवाज, सब कुछ कितना अलग है। वो कहावत है ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है। और इतनी सारी विभिन्नताएं देखकर किसी भी बाहरी इंसान को पहली नजर में यही लगेगा। वो सोचेगा कि अरे, ये एक देश तो हो ही नहीं सकता, ये तो कई देशों का एक ग्रुप है। जिसे गहराई का अंदाजा नहीं, उसे तो सिर्फ फर्क ही फर्क नजर आएगा, एकता तो दिखेगी ही नहीं। लेकिन यहीं पर डॉक्टर प्रसाद अपना सबसे जरूरी तर्क सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ऊपर ऊपर से इतनी विभिन्नता दिखती है ना, इसके ठीक नीचे एक बहुत गहरी और सदियों पुरानी एकता की धारा बह रही है। चलिए समझते हैं कि ये एकता आखिर है क्या। और ये जो लाइन है ना, ये इस निबंध की शायद सबसे खूबसूरत बात है। सोचिए, डॉक्टर प्रसाद हमारी संस्कृति को एक रेशमी धागे की तरह देखते हैं। एक ऐसा धागा जो अलग अलग तरह की, अलग अलग रंग की सुंदर मणियों को, मतलब हम लोगों को, एक साथ पिरोकर एक सुंदर सा हार बना देता है। हर मणि की अपनी चमक है, अपनी पहचान है, लेकिन वो धागा ही है जो सबको जोड़कर एक बना देता है। कमाल की बात है ना। एक और बहुत सुंदर उदाहरण, जैसे अलग अलग पहाड़ों से, अलग अलग रास्तों से नदियां निकलती हैं, पर आखिर में जाकर सब एक ही विशाल सागर में मिल जाती हैं। ठीक वैसे ही भारत की अलग अलग सांस्कृतिक धाराएं भी भारतीय संस्कृति के एक महासागर में आकर मिल जाती हैं। शुरुआत भले ही कहीं से हो, मंजिल सबकी एक है। तो सवाल ये है कि आखिर वो रेशमी धागा या वो महासागर है क्या चीज जो हम सबको एक करती है? डॉक्टर प्रसाद के मुताबिक ये हमारी संस्कृति का नैतिक आधार है, उसका कोर है। आइए इसे और करीब से देखें। वो मूल तत्व है अहिंसा, और अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट न करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है किसी को भी किसी भी तरह से कष्ट न पहुंचाने का भाव। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि हमारे जितने भी नैतिक सिद्धांत हैं, उन सब की जड़, सबकी नींव इसी अहिंसा पर टिकी हुई है।
इस निबंध में इस नैतिक समीकरण को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। जहां अहिंसा है वहां त्याग है, मतलब दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देना। और जहां हिंसा है वहां स्वार्थ है, जो अक्सर अपनी जरूरतों को पूरा करने यानी भोग के रूप में सामने आता है। और हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी बात यही रही है कि हमने हमेशा त्याग में ही असली सुख को महसूस किया है। और ये जो हमारा नैतिक आधार है ना, इसकी ताकत को इन शब्दों से बेहतर शायद ही कोई बयां कर सकता है। ये एक ऐसी सामूहिक सोच है जिसने हमें हजारों सालों के उतार चढ़ाव के बाद भी एक बनाए रखा है। यही हमारी संस्कृति की असली शक्ति है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, इन सब बड़ी बड़ी बातों का, इस दर्शन का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये निबंध क्यों जरूरी है? अच्छा, अब बात करते हैं कि एग्जाम में इससे कैसे मदद मिलेगी। कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। सबसे पहली बात, इस निबंध का जो सेंट्रल आइडिया है वो है अनेकता में एकता। दूसरी चीज, इसका जो नैतिक आधार है वो है अहिंसा और त्याग। ये शब्द जरूर याद रखने हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात, जब लेखक के बारे में लिखें तो ये मेंशन करना कभी ना भूलें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और हाँ, वो जो हार और सागर वाले उदाहरण थे ना, उनका सिर्फ जिक्र नहीं करना है, उनके पीछे का गहरा मतलब भी समझाना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि भारतीय संस्कृति की जो असली ताकत है वो किसी को जीतने या उस पर हावी होने में नहीं है, बल्कि सबको अपने अंदर समा लेने में है। ये वो एकता है जो तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन से बनी है। और निबंध के आखिर में डॉक्टर प्रसाद इस मशहूर फारसी कहावत को याद करते हैं, जिसका मतलब है, अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। वो कहते हैं कि ये सपना तभी सच हो पाएगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत का आधार बन जाएगा। ये एक ऐसी सोच है जो हमें सिर्फ हमारी संस्कृति से नहीं जोड़ती, बल्कि एक बेहतर दुनिया की उम्मीद भी देती है। अगर आप इस लेसन के नोट्स और प्रैक्टिस को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस तरीके से इस लेसन में आपने क्या सीखा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोटिस को रिवाइज कर सकते हैं। क्या खूब कहा है। ईर्ष्या का काम जलाना है। सोचिए, ये एक ऐसी आग है जो जलती तो है दूसरों को जलाने के लिए, पर सबसे पहले जलाती है उसे ही जिसके दिल में ये पैदा होती है। तो आज हम इसी भावना को, इसी ईर्ष्या को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा गाइड होगा रामधारी सिंह दिनकर का वो मशहूर निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो देखिए, हमारी आज की चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले तो ये जानेंगे कि ईर्ष्या को एक अनोखा वरदान क्यों कहा गया है, फिर देखेंगे इसकी विनाशकारी आदतें, इसके बाद निंदा करने वालों के तर्क को समझेंगे, फिर ये भी कि कैसे ये अपने ही मेजबान के लिए जहर बन जाती है, और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर दिनकर जी ने ईर्ष्या को एक अनोखा वरदान कहा क्यों? है ना अजीब बात? यही तो है ईर्ष्या की जड़। देखिए, ये दुख इसलिए नहीं होता कि हमारे पास कुछ कम है, नहीं, दुख इस बात का होता है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा क्यों है ना। ये एक अजीब सा, एक अनोखा वरदान, एक ऐसा वरदान जो सिर्फ और सिर्फ दुख ही देता है। यहां पर ना दो अलग अलग दुनियाएं साफ दिखती हैं। एक तरफ वो इंसान है जो अपने छोटे से बगीचे में भी सुकून से है, खुश है, और दूसरी तरफ वो जो लगातार बस तुलना की आग में जल रहा है और इस चक्कर में जो उसके पास है भी ना, उसका भी सुख नहीं भोग पा रहा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। देखते हैं कि ये भावना हमारे इरादों को, हमारे कामों को कैसे बिगाड़ देती है। यहां आकर ना सोच में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव आता है। इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ देता है। अब उसका सारा ध्यान इस पर होता है कि दूसरों को नीचा कैसे दिखाया जाए। मतलब कुछ बनाने से ज्यादा जरूरी सब कुछ तबाह करना हो जाता है। और इस विनाशकारी सोच के नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। इंसान का अपना विकास वो रुक जाता है, उसकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने को ही अपनी कामयाबी का रास्ता समझने लगता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, और यहां बात होगी निंदा की, जो असल में ईर्ष्या का सबसे आम, सबसे पहला रूप है। दिनकर जी ने क्या खूब कहा है, निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। मतलब जहां ईर्ष्या पैदा होगी
उसकी पहली संतान निंदा ही होगी। ये उसका सबसे सीधा, सबसे पहला असर है। तो निंदा करने वाला सोचता कैसे है? उसका लॉजिक बड़ा सीधा है। मैं अपने सामने वाले की बुराई करूंगा, वो दूसरों की नजर में गिर जाएगा, वहां एक खाली जगह बनेगी और मैं आराम से उसकी जगह ले लूंगा, है ना? यही सोच होती है। पर ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन दिनकर जी साफ कहते हैं, ऐसा ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। सीधी सी बात है, दूसरों को गिराने की कोशिश करके कोई खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकता। असल तरक्की तो अपने अंदर अच्छे गुण लाने से होती है, किसी की बुराई करने से नहीं। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं और यहां हम ये देखेंगे कि ईर्ष्या दूसरों से ज्यादा खुद ईर्ष्या करने वाले का ही नुकसान कैसे करती है। दिनकर जी यहाँ चिंता और ईर्ष्या की तुलना करते हैं और कहते हैं कि ईर्ष्या कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखिए, चिंता के बारे में तो कहा जाता है कि वो चिता समान है, लेकिन ईर्ष्या वो चिंता से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि ये इंसान की जो बुनियादी अच्छाइयां हैं ना, उन्हीं को खत्म कर देती है। तो मतलब साफ है, ईर्ष्या करने वाला इंसान सिर्फ दूसरों को ही चोट नहीं पहुंचा रहा, वो तो पूरे सामाजिक माहौल में जहर घोल रहा है और सबसे बढ़कर अपने अंदर की इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। चलिए अब सबसे जरूरी आखिरी हिस्से पर आते हैं। समाधान क्या है? इस समस्या से निकलें कैसे? और इसके लिए हम दिनकर और नीत्शे दोनों के विचारों की मदद लेंगे। मशहूर दार्शनिक नीत्शे ने ईर्ष्या करने वालों के लिए एक कमाल का शब्द इस्तेमाल किया है, बाजार की मक्खियां। और यहीं से हमें समाधान का पहला रास्ता मिलता है। तो पहला कदम है बाहरी, मतलब ऐसे लोगों से, इन बाजार की मक्खियों से दूरी बनाइए। क्योंकि जो बड़े और महान काम होते हैं ना, वो भीड़ में नहीं, एकांत में होते हैं। ऐसे माहौल में जहां शांति हो, ना कि ईर्ष्या और निंदा का शोर। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी दूरी बना लेना काफी है? नहीं, असली लड़ाई तो हमारे मन के अंदर है। तो दूसरा और सबसे जरूरी कदम है आंतरिक, यानी मानसिक अनुशासन। ये अनुशासन कहता क्या है? सबसे पहले फालतू की बातों पर सोचना बंद करें। दूसरा, ये पहचानिए कि आखिर किस कमी की वजह से ये ईर्ष्या हो रही है। और तीसरा, उस कमी पर जलने के बजाय उसे पूरा करने का कोई रचनात्मक, कोई कंस्ट्रक्टिव तरीका ढूंढिए। और बस यही है इसका तोड़। जिस पल आपके मन में कुछ नया करने की, कुछ बनाने की जिज्ञासा जाग जाती है ना, ईर्ष्या अपने आप पीछे छूटने लगती है। उसके लिए जगह ही नहीं बचती। रचनात्मकता ही ईर्ष्या का सबसे अच्छा इलाज है। सोचिए, दिनकर का ये निबंध आज के दौर में कितना ज्यादा सच लगता है ना? ये एक सवाल छोड़ जाता है कि आज की इस दुनिया में, जहां हर पल अपडेट्स और तुलना का बाजार लगा है, हमारी बाजार की मक्खियां आखिर हैं कौन? अगर आप इस लेसन के नोट्स और प्रैक्टिस को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस तरीके से इस लेसन में आपने क्या सीखा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोटिस को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, हम सब में एक चाहत होती है कि हमारी कहानी हमेशा के लिए जिंदा रहे, है ना? कि लोग हमें याद रखें। सदियों पहले हमारे ही पूर्वजों ने इस चाहत को पूरा करने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका खोज निकाला जो आज भी हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कई आगे है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जुनून की आवाज है। ये वो आवाज है जो हमें सीधा अजंता के दिल में ले जाती है। ये सिर्फ पत्थर तराशना नहीं था, नहीं, ये तो समय को सीधी चुनौती देने की हिम्मत थी। तो आज हम इसी कहानी में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे एक पूरे के पूरे पहाड़ को आने वाले कल के लिए कहानियों की एक जीती जागती लाइब्रेरी में बदल दिया गया। तो चलिए साथ में इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि इंसानी हौसले ने एक खामोश पहाड़ को कहानियों के एक जिंदा खजाने में कैसे तब्दील कर दिया। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल कोशिश के पीछे की असली वजह क्या थी? क्यों किया गया ये सब? अपनी बात को, अपनी कहानियों को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए ना, लोगों ने बहुत कुछ आजमाया। बड़ी बड़ी चट्टानों पर संदेश तराशे, चमचमाते हुए पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल की चादरों पर भी लिखा। लेकिन एक पूरे के पूरे पहाड़ का सीना चीरकर उसके अंदर मंदिर और महल बना देना, सच कहूं तो ये तो कल्पना से भी परे था। अच्छा, तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं कहाँ की। चलिए अब सीधा उस शानदार जगह पर चलते हैं जहां ये सब कुछ हुआ था।
सह्याद्री की वो हरी भरी पहाड़ियां, उनके बीच जहां बाघुर नदी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। मानो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद ही एक कैनवस तैयार करके रख दिया हो। एक विशाल आधे चांद के आकार की चट्टान, बस यही वो जगह थी जहां इतिहास रचा जाना था। जरा एक पल के लिए सोचिए, 250 फुट ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान, और उसे तराशने का फैसला। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो एक अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। कमजोर इंसान और पहाड़ की ठोस छाती का मेल हुआ और पहाड़ का हिया दरकता चला गया। ये लाइनें उस जादू को एकदम सही बयां करती हैं, है ना, कि जब इंसान का हौसला छेनी और हथौड़ी के साथ उस पहाड़ से टकराया तो मानो पत्थर का दिल भी पिघल गया और उसके अंदर से कला के मंदिर फूट पड़े। अच्छा, तो जगह देख ली, इरादा समझ लिया। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, कैसे? आखिर उस खुरदुरे बेजान पत्थर को कला के एक ऐसे शानदार नमूने में बदला कैसे गया? देखिए, ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया थी। सबसे पहले उस ठोस चट्टान को काटा गया, उसे अंदर से खोखला किया गया। फिर जो दीवारें और छतें मिली उन्हें रगड़ रगड़ कर बिल्कुल आईने जैसा चिकना बनाया गया। इसके बाद बारी आई मास्टर्स की, जो बड़े कलाकार थे। उन्होंने कहानियों की आउटलाइन बनाई और फिर उनके शागिर्दों ने, यानी जूनियर कलाकारों ने, उन खाली रेखाओं में ऐसे रंग भरे कि वो जिंदा हो उठी। ये एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पीढ़ियों का मिलकर किया गया काम था। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे, और नतीजा बिल्कुल यही था। ऐसा लगता था मानो वो पत्थर की बेजान दीवारें नहीं बल्कि खुशी से झूम रही हों, जैसे पूरा का पूरा पहाड़ अपनी इस नई पहचान पर रोमांचित हो उठा हो। तो अब कैनवास तैयार है, रंग तैयार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पर बनाया क्या गया? वो कौन सी कहानियां थी? चलिए अब सीधा उन दीवारों पर लिखी कहानियों की दुनिया में ही चलते हैं। जरा सोचिए, उन गुफाओं के अंदर खड़े होने का एहसास। हर दीवार जैसे कुछ कह रही है, कोई किस्सा सुना रही है। बंदरों की, हाथियों की, हिरणों की कहानियां सब एक दूसरे में इस तरह गुंथी हुई हैं कि पता ही नहीं चलता कि एक कहानी कहाँ खत्म हुई और दूसरी कहाँ से शुरू हो गई। और ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये तो इंसानी जज्बातों का आईना है। यहां हर तरह का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अगर क्रूरता का अंधेरा है तो दूसरी ही तरफ करुणा का उजाला भी है। एक कोने में पाप की कहानी है तो दूसरे में क्षमा की धारा बह रही है। मतलब राजा से लेके कंगाल तक और विलासी से लेके एक साधु तक, इंसान से लेके जानवर तक, शहर से लेके जंगल तक। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का हर एक रंग इन दीवारों पर बिखेर दिया गया हो। जन्म से लेके मौत तक का पूरा सफर सब यहीं कैद है। और इन हजारों कहानियों को जो एक धागा एक साथ पिरोता है, वो है भगवान बुद्ध का जीवन। उनके जन्म से लेकर महाभिनिष्क्रमण, यानी वो पल जब उन्होंने अपना महल, पत्नी और बेटे को छोड़ा, फिर ज्ञान की प्राप्ति और आखिर में निर्वाण तक, उनकी पूरी जिंदगी की कहानी इन दीवारों पर बहुत ही विस्तार से बताई गई है। तो आखिर में चलिए बात करते हैं अजंता की विरासत की। इस कला का दुनिया पर क्या असर पड़ा और कितना गहरा असर पड़ा? इन कहानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है जातक कथाओं से। अब ये क्या है? ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जिनमें उन्होंने कभी हाथी, कभी बंदर, यानी अलग अलग जानवरों के रूप में जन्म लेकर भी करुणा और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अजंता दुनिया की कला के इतिहास में अपना एक बिल्कुल अनोखा, बेजोड़ स्थान रखती है। सोचिए, इतने पुराने होने के बावजूद इतने जीवंत और डायनामिक चित्र, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। और देखिए, अजंता की ये विरासत सिर्फ भारत तक ही सिमट कर नहीं रही, इसकी गूंज बहुत दूर तक गई। पूर्व में चीन और जापान के बौद्ध मठों से लेकर पश्चिम में ईरान और मिस्र की चित्रकला तक इसकी छाप दिखाई देती है। ये एक ग्लोबल इंस्पिरेशन थी। तो ये थी पत्थर और रंगों से लिखी गई अमरता की वो कहानी, हमारे पूर्वजों का समय को दिया गया जवाब। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जवाब क्या होगा? हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? अगर आप इस लेसन के नोट्स और प्रैक्टिस को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस तरीके से इस लेसन में आपने क्या सीखा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोटिस को रिवाइज कर सकते हैं। एक जमाना था जब चांद पानी में उतरता था,
और देखिए आज इंसान चांद पर पहुंच गया है। तो आज हम लेखक जयप्रकाश भारती के काम के जरिए यही समझने वाले हैं कि कैसे इंसान की इस एक छलांग ने चांद के साथ हमारे हजारों साल पुराने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरे सफर को ना महादेवी वर्मा का ये एक वाक्य पूरी तरह से बयां कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो कल्पना से शुरू हुआ और एक ऐसी हकीकत तक पहुंचा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्पना के चांद की। देखिए हजारों सालों तक चांद हमारे लिए सिर्फ आसमान में चमकने वाला कोई गोला नहीं था। नहीं, वो तो हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों, हमारी भाषा का एक कह सकते हैं कि अटूट हिस्सा बन चुका था। और कमाल की बात यह है कि दुनिया भर में हर संस्कृति ने चांद को अपने अपने तरीके से देखा, उसे अलग अलग पहचान दी। किसी के लिए वो रात का स्वामी रजनीपति था, तो किसी के लिए रात्रि की देवी। कहीं उसे प्रेमियों का दूत माना गया, तो कहीं उसका वो पीलापन देखकर लोगों को लगा कि वो कोई बीमार बूढ़ा आदमी है। और बच्चों के लिए? अरे बच्चों के लिए तो चांद एक खिलौना था। कहानियों में हम सुनते हैं ना कि कैसे बालक राम और कृष्ण दोनों चांद को पाने के लिए मचल उठते थे, और तब उन्हें बहलाने का, शांत करने का बस एक ही तरीका होता था, पानी में चांद की परछाई दिखा देना। सोचिए कल्पना की क्या खूबसूरत उड़ान थी ये। लेकिन फिर एक नया दौर शुरू हुआ, हकीकत की दौड़ का दौर। ये वो वक्त था जब इंसान की हजारों साल पुरानी जिज्ञासा ने कल्पना की दुनिया से निकलकर विज्ञान की दुनिया की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगाई। अब देखिए, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था। ये तो इंसान की उस पुरानी आदत, उस पुरानी जिज्ञासा का ही अगला कदम था। अज्ञात को जानने की, रहस्यों से पर्दा उठाने की, मतलब जो चीज हमारी पहुंच से दूर थी उसे समझने की वही पुरानी जिद अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी थी। तो ये दौड़ आगे कैसे बढ़ी? 4 अक्टूबर 1957 सोवियत रूस ने स्पुतनिक लॉन्च किया और यहीं से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई। फिर 1961 में यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने, और बस देखते ही देखते आसमान को छूने का जो सपना कभी असंभव लगता था वो अब एक हकीकत में बदलने लगा था। और फिर वो पल आया, वो ऐतिहासिक पल। एक ऐसी छलांग की तैयारी हो रही थी जब पूरी दुनिया की, पूरी मानवता की धड़कनें एक साथ थम सी गईं। बस उस मंजर की कल्पना कीजिए। दुनिया के कोने कोने में लोग अपने रेडियो से चिपके हुए थे। जिनके पास टेलीविजन थे उनकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। ये लोग सिर्फ कोई घटना नहीं देख रहे थे, नहीं, वे सब उस पल में इतिहास का हिस्सा बन रहे थे। मानवता के सबसे बड़े, सबसे रोमांचक पल का। हर कोई इतना खोया हुआ था, इतनी उत्सुकता थी कि लोग अपने आसपास सब कुछ भूल चुके थे। और फिर वो हो गया 21 जुलाई 1969। इंसान के पहले कदम ने चांद की सतह को छुआ, और कमाल ये था कि चांद पर इंसान को उतारने का ये पहला ही प्रयास पूरी तरह से सफल रहा। ये विज्ञान की, तकनीक की और सबसे बढ़कर इंसानी जज्बे की एक शानदार जीत थी। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी का एक और पहलू भी था। एक ऐसा पहलू जहां हकीकत और सदियों पुरानी कल्पना की सीधी टक्कर होने वाली थी। एक सपना सच हुआ तो कई सपने टूटने वाले थे। सोचिए, जैसे ही इंसान का पहला कदम चांद की उस धूल भरी अनछुई सतह पर पड़ा, वो सिर्फ एक कदम नहीं था। वो हजारों सालों से चले आ रहे मिथकों, अंधविश्वासों और कल्पनाओं पर एक जोरदार चोट थी। और बस इसी एक कदम के साथ हमारे सामने 2 चांद आ गए। एक था कवि का चांद, सुंदर, शांत, प्यार और मोहब्बत का प्रतीक। और दूसरा था वैज्ञानिक का चांद, एक बदसूरत, उजाड़, धूल से ढकी बेजान चट्टान। वो सारी रोमांटिक छवि, वो सारी कल्पनाएं विज्ञान की इस कठोर हकीकत के सामने चकनाचूर हो गईं। और यहीं से एक सवाल खड़ा हुआ, जब चांद की हकीकत ये है कि वो एक बदसूरत, बेजान पत्थर है, तो अब भला कोई चंद्रमुखी कहलाना क्यों पसंद करेगा, है ना? मतलब चांद जैसे मुख वाली। जरा सोचिए, इस एक छोटे से सवाल में कितना बड़ा सांस्कृतिक बदलाव छिपा है। हाँ, ये सच है कि चांद से हमारा वो पुराना रोमांटिक रिश्ता टूट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी यात्रा खत्म हो गई। अरे नहीं, बल्कि ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी, पालने से परे जाने की शुरुआत। चांद पर पहुंचना तो बस एक पहला कदम था, एक शुरुआत थी। इसके बाद तो एक नया क्षितिज ही खुल गया। चांद के लिए और मिशन भेजे गए,
दूसरे ग्रहों तक रोबोटिक यान पहुंचे और यहां तक कि स्पेस में स्थायी स्टेशन बनाने की योजनाएं भी बनने लगीं। मतलब ब्रह्मांड को खंगालने का एक पूरा नया दौर शुरू हो गया। और इसी सोच को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा गया है, ये पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। मतलब पृथ्वी हमारा घर है, वो पालना है जहां इंसानियत ने अपनी आंखें खोली, जहां से हमारा सफर शुरू हुआ। लेकिन कोई भी हमेशा के लिए पालने में तो नहीं रह सकता है ना। जैसे एक बच्चा बड़ा होकर उस पालने से बाहर निकलता है, दुनिया देखता है, ठीक वैसे ही मानवता भी हमेशा के लिए सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रह सकती। हमारी किस्मत में ही लिखा है आगे बढ़ना और खोजते रहना। तो सवाल अब यह है कि चांद तक पहुंचने के बाद इंसान की यह जिज्ञासा उसे और कहां-कहां ले जाएगी? कौन कह सकता है कि इस खोज में इंसान कहां तक जाएगा? चांद तो बस एक पड़ाव था, असली सफर तो शायद अब शुरू हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हम कवर किए हैं गद्य खंड को। अगले वीडियो में हम काव्य खंड को लेकर आएंगे। आप MCQ और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उत्तर व मुख्य बिंदु को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।